नमस्कार, न्याय टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जुबी निशा। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। कानूनी प्रक्रिया का सामना कर रहे सुदर्शन टीवी ने उच्च न्यायालय में आवेदन देकर इस याचिका पर सुनवाई का लाइव टेलीकास्ट कराने का अनुरोध किया है, जिसमें उसके कार्यक्रम बिंदास बोल के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। इस कार्यक्रम के सामने आए प्रोमो ने दावा किया गया है कि वह सरकारी सेवा में मुस्लिमों की घुसपैठ की साजिश का बड़ा खुलासा करेगा। गैर मतलब है कि 15 सितंबर को उच्च न्यायालय ने अगले आदेश तक चैनल द्वारा बिंदास बोल के एपिसोड का प्रसारण पर रोक लगा दी थी। न्यायालय ने कहा है कि प्रथम दृष्टया लगता है कि कार्यक्रम के प्रसारण का उद्देश्य मुस्लिम समुदाय को बदनाम करना है। सुदर्शन न्यूज चैनल की ओर से निदेशक और संपादक सुरेश चौहान के जरिए दाखिल आवेदन में कहा कि यह सम्मान पूर्वक बताया गया है कि वर्तमान मामला जनता के विषय में सबसे महत्वपूर्ण मामलों में से एक है, क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) द्वारा संरक्षित प्रेस की स्वतंत्रता का प्रश्न इसमें शामिल है। राज्यसभा ने शुक्रवार को संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन संशोधन विधेयक 2020 और मंत्रियों के वेतन और भत्ते संशोधन विधेयक 2020 को ध्वनि मत से पारित कर दिया। संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा सांसदों के वेतन और भत्ते को कम करने के लिए 1 वर्ष के लिए मंत्रियों के सभी भत्ते को कम करने के लिए केंद्र के वित्तीय संसाधनों को पूरक करने के लिए कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए विधेयकों को स्थानांतरित किया गया है। मंत्रिमंडल ने संसद सदस्यों का वेतन और भत्ता पेंशन अधिनियम 1954 का संशोधन में संबंधित संसदीय कार्य मंत्रालय के प्रस्ताव पर अनुमति देते हुए यह भी निर्णय किया कि मंत्रियों का दिए गए वेतन और भत्ता में 30% कमी कर दी जाए। संसद सत्र नहीं चल रहा था, पर कानून बनाना अत्यंत आवश्यक था। इसके लिए 9/4/2020 को संविधान के अनुच्छेद 123 खंड 1 के अंतर्गत एक अध्यादेश मंत्रियों के वेतन और भत्तों से संबंधित ऑर्डिनेंस 2020 के प्रोमलगेशन द्वारा तत्काल करवाई गई है। इस अध्यादेश के तहत मंत्रियों को मिलने वाले वेतन और भत्ता में 1/4/2020 से 1 वर्ष तक अवधि के लिए मार्च 2021 तक 30% भत्ता की और सैलरी की कटौती की गई है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार 16 सितंबर को कहा है कि कोई भी अस्पताल किसी कोविड-19 रोगी को भर्ती करने से मना नहीं कर सकता। यदि बिस्तर उपलब्ध नहीं है तो भी चिकित्सा नैतिकता के मूल सिद्धांतों में से एक है कि उनका इलाज किया जाए। मुख्य न्यायाधीश थोथाथिल बी राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति अरिजीत बैनर्जी की खंडपीठ ने कहा कि एक अस्पताल की प्राथमिक जिम्मेदारी, चाहे वह सरकारी हो या निजी, उन लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल करनी है जिन्हें उसकी आवश्यकता है। केंद्र सरकार ने खुलासा किया है कि उनके पास देश भर में कोविड-19 के कारण मरने वाले डॉक्टरों, चिकित्सा कर्मचारियों और पुलिस कर्मियों की संख्या का कोई डेटा उपलब्ध नहीं है। समाजवादी पार्टी के सांसद रवि प्रकाश वर्मा ने राज्यसभा में एक प्रश्न उठाया था, जिसमें डॉक्टरों, चिकित्सा कर्मचारियों सहित भारत में कोविड-19 के कारण मरने वाले व्यक्तियों की संख्या का विवरण मांगा गया था। स्वास्थ्य मंत्रालय के राज्य मंत्री ए.के. चौबे ने इस सवाल के जवाब में बताया कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इस तरह का डेटा केंद्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है। हालांकि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण बीमा पैकेज के तहत राहत पाने वालों का डेटा राष्ट्रीय स्तर पर रखा जाता है। दशकों पुराने बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत 30 सितंबर को अपना अंतिम फैसला सुनाएगी। इस बीच बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने कोर्ट से सभी मुकदमों को खत्म करने और सभी आरोपियों को बरी करने की अपील की है। इकबाल अंसारी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद को सुलझा लिया है। अब अयोध्या में अलग अलग स्थानों पर राम मंदिर और मस्जिद दोनों का निर्माण किया जा रहा है।
बाबरी विध्वंस मामले में कई आरोपी ऐसे हैं जो अब इस दुनिया में नहीं हैं। उन्होंने आगे कहा कि ये मेरी निजी राय है कि विवाद को समाप्त करने और हिंदू मुस्लिम एकता का मार्ग प्रशस्त करने के लिए सीबीआई की अदालत को सभी 32 आरोपियों को बरी करना चाहिए। इकबाल अंसारी ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने विवाद अयोध्या टाइटल सूट को हल कर दिया है तो सीबीआई कोर्ट को भी विवाद को समाप्त करना चाहिए और सभी आरोपियों को देश के हित में बरी कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 40(1)(b) के तहत निर्धारित 10 गुना का जुर्माना यांत्रिक रूप से नहीं लगाया जा सकता है। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस M.R. शाह और जस्टिस R. सुभाष रेड्डी की बेंच ने कहा है कि वंचित करने के लिए धोखाधड़ी या छल या अनुचित समृद्धि जैसे कारण किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए प्रासंगिक कारक हैं कि धारा 40(1)(b) के तहत दंड की सीमा क्या होनी चाहिए। धारा 40(1)(b) के अनुसार यदि कलेक्टर की राय है कि ऐसा उपकरण ड्यूटी से संबंधित है और उसकी विधिवत स्टाम्प नहीं लगी है तो उसके लिए उचित शुल्क के भुगतान की आवश्यकता होगी या उसे बनाने के लिए आवश्यक राशि साथ में 5 रुपए का जुर्माना, या यदि वो उचित समझता है तो एक राशि जो उचित ड्यूटी की मात्रा से 10 गुना अधिक या कमी वाले भाग से अधिक नहीं हो। हाल ही में गुजरात उच्च न्यायालय ने गुजरात राज्य में कोविड की स्थिति का स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा कि अफसोस की बात है कि हालांकि राज्य सरकार द्वारा कोविड की स्थिति से निपटने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं, फिर भी दुर्भाग्यपूर्ण है बड़े पैमाने पर लोग सहयोग नहीं कर रहे थे। मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति JB पारदीवाल की डिवीजन बेंच ने यह पाया कि एक उच्च न्यायालय के रूप में मौजूदा स्थिति में जो कुछ भी करने की उम्मीद की जा रही है वो किया जा रहा है, लेकिन दुर्भाग्य से अदालत जो कह रही है लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस समय अब हमारे पास केवल एक ही चीज बची है कि वो हम बड़े पैमाने पर लोगों से अनुरोध करें कि अधिकारियों का सहयोग करें और निर्धारित मानदंडों प्रोटोकॉल का पालन करें और विशेष रूप से व्यक्तिगत रूप से अपना ख्याल रखें। आज बस इतना ही। आप बने रहिए न्याय टीवी के साथ। मुझे ज़ुबिन निशा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।